नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता, आप देख रहे हो सक्सेस और यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी सीबीटी 2 एग्जाम में आने के लिए न्यूमेरिकल्स। दोस्तों, हमें कई सारे मेल्स आए, कई सारे हमारे भाई बंधुओं ने बोला कि सर आप न्यूमेरिकल बताइए, न्यूमेरिकल कैसा आएगा, टफ आएगा, ईजी आएगा। क्योंकि थ्योरी पोर्शन तो अपन ने देखा, कुछ कॉन्सेप्चुअल देखे, कुछ अपन ने फॉर्मूले वाइज भी देख लिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस, लेकिन न्यूमेरिकल नहीं देखे कि सर न्यूमेरिकल कैसे पूछे जाएंगे। जब आपने वर्चुअल कैलकुलेटर की बात की है तो फिर न्यूमेरिकल भी थोड़े टफ आएंगे। तो आपको मैं प्रीवियस ईयर के न्यूमेरिकल्स लेकर के आया हूं, जिससे आप ये देख लेंगे कि न्यूमेरिकल्स किस लेवल का आने वाला है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे ज़्यादा टफ न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ऑल दो वर्चुअल कैलकुलेटर मिला है, वर्चुअल कैलकुलेटर का आप यूज़ करोगे, किस तरीके से करोगे मैं वो भी सिखाऊंगा। अगर वर्चुअल कैलकुलेटर के अलावा भी आप काम करना चाहते हो तो उसमें भी मैं आपको सिखाऊंगा कि आप बिना कैलकुलेटर के भी कैसे इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो जल्दी से जल्दी, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, विद द हेल्प ऑफ कॉमन सेंस और विद द हेल्प ऑफ आपकी कैलकुलेशन स्पीड। आप जल्दी से जल्दी आंसर्स निकाल पाओगे। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं और सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर मार्क्ड ऑन अ टेम्परेचर स्केल P। देखो कोई और स्केल की बात कर रहा है, एज 130 डिग्री एंड -20 डिग्री P रिस्पेक्टिवली। ओके, व्हाट विल बी द रीडिंग ऑन द स्केल करस्पॉन्डिंग टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सेल्सियस स्केल। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, वो ऐसा कह रहा है कि हमारे पास एक कोई दूसरी टेम्परेचर स्केल है डिग्री P की, उस पर क्या आया है आपका टेम्परेचर। उसने बता दिया कि भाई साहब बॉइलिंग पॉइंट पे 130 डिग्री P बता रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट में -20 डिग्री P बता रहा है। तो आप ये बताओ कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो जो P डिग्री की स्केल है वो कितना टेम्परेचर बताएगी। तो चलिए ठीक है, देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसको करने का बहुत ईजी सा तरीका है। आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, आपको याद रखना है एक फॉर्मूला जो आता है आपका टेम्परेचर को लेकर के। देखो, मैं आपको एक कन्वेंशनल मेथड लेट दिस टेम्परेचर इक्वल्स टू x और उसके हिसाब से कराऊंगा ना तो बहुत टाइम लगेगा। जो आपको सोल्यूशन एग्जाम में करना है वो कैसा होगा, आपको सीधा सीधा लिखना है Tx माइनस टी ऑफ आइस पॉइंट अपॉन, ये जो T है ये टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, अपॉन T ऑफ स्टीम पॉइंट माइनस T ऑफ आइस पॉइंट इक्वल्स टू Ty माइनस ऑफ T ऑफ आइस पॉइंट अपॉन T ऑफ स्टीम माइनस T ऑफ आइस। आप कहोगे सर जी ये तो आपने फॉर्मूला बता दिया, ऐसे सॉल्व कैसे करना है। देखो, स्टीम पॉइंट वाटर और इसका तो सबको पता है, ये क्या होता है डिग्री सेंटीग्रेड पे, और ये होता है आपका किसी अननोन डिग्री पे जिस पे आपका दिया हुआ है डिग्री P पे। ठीक है, ये याद रखना। अब देखो किस तरीके से करोगे। उसने हमसे पूछा है भाई साहब ने कि 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपका डिग्री P क्या बताएगा। तो Tx की वैल्यू उसने क्या दे दी है 60 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसने क्या पूछ लिया है कि Ty की वैल्यू क्या होगी, और बाकी उसने फ्रीजिंग और बॉइलिंग सब बता दिया है। तो अपन रख देते हैं 60 माइनस वाटर का डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, ये वाटर है, वाटर का डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस पॉइंट क्या होता है 0 अपॉन स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस 0 इक्वल्स टू Ty जो आपको पूछा है नई डिग्री स्केल में अपॉन माइनस, देखो अब क्या पूछ रहा है टी आइस की वैल्यू कितनी दी है -20 डिवाइडेड बाई टी स्टीम कितना दिया है 130 माइनस ऑफ -20। अब देखो, जब आपको इसे सॉल्व करना है, ये 60 ये 100 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, निकाल सकते हो, अभी निकाल के दिखाते हैं। देखो Ty माइनस माइनस प्लस 20, ठीक है। अब देखो ये 100 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दूं इक्वल्स टू, देखो 130 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 20, तो 150 कर सकता हूं। अब 150 मल्टीप्लाइड बाई 60, राइट। देखो ये आपकी कैलकुलेशन फास्ट होनी चाहिए, जितनी कैलकुलेशन फास्ट करोगे उतना ही अच्छा होगा। अब देखो ये चीज़ लिखी है, अब इसी को सॉल्व करना, तो ये क्या हो जाएगा 100 Ty प्लस ऑफ 2000 इक्वल्स टू 15 6 90 9000। अब देखो 2000 इधर जाएगा तो 9000 से 2000 गया, कितना आया 7000। अब 7000 में से 100 को डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी 70। तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, आपका आंसर आना चाहिए 70 डिग्री P, और ये वैल्यू किसकी है Ty की। तो हमारा आंसर आ गया है, वो आंसर क्या होगा 70 डिग्री P, और ये सॉल्यूशन होगा आपका B।
अच्छा मैंने यहाँ पर लिख दिया, इसको मुझे यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, इसको मुझे यहाँ पर मार्क कर देना चाहिए कि ये वैल्यू आएगी आपकी 70 डिग्री पी की आंसर की। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है और वो कह रहा है कि एक क्लोज्ड बैलून है कंटेनिंग 10 kg ऑफ द हीलियम रिसीव्स 5 किलो जूल per kg of heat during this process and the volume of the balloon slowly increases by 0.2 meter cube at constant pressure of 100 kilopascal. The change in internal energy in kilojoule is। देखो क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, लेकिन निकालेंगे कैसे वो दिखा रहा हूं। आधे से ज़्यादा लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया होगा, जिन लोगों को क्वेश्चन समझ नहीं आया है उसको मैं समझा देता हूँ। देखो उसने जो जो बोला है, सबसे पहले अप्रोच देखो, सबसे पहले जो गिवन है उसे लिखो, अपने आप चीज़ें सॉल्व होंगी। गिवन क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 10 kg का, उसने क्यू दे दिया है, क्यू कितना दिया हुआ है, क्यू दिया हुआ है रिसीव कर रहा है मतलब पॉजिटिव होगा। देखो जो जो चीज़ें पता है सब लिखते जाओ, क्यू रिसीव कर रहा है पॉजिटिव होगा, 5 किलो जूल पर केजी, मतलब 1 kg की वैल्यू 5 किलो जूल है, तो मास 10 किलो दिया हुआ है, तो 10 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 किलो जूल। राइट, ये तो कर सकते हैं ना, 50 किलो जूल। सारी चीज़ें अभी सॉल्व करते जाओ, थोड़ा थोड़ा लिखते जाओ, ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चलेंगी एग्जाम में। ठीक है, अब चेंज इन वॉल्यूम की बात किया, वॉल्यूम इंक्रीजेज मतलब डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना दिया है 0.2 मीटर क्यूब। अब उसने क्या कहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, पी की वैल्यू कांस्टेंट है 100 किलो पास्कल। उसने क्या पूछ लिया, डेल्टा यू। देखो इसमें आपको दो फॉर्मूले लगाने हैं, पहला फॉर्मूला फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, और आपको दूसरा फॉर्मूला लगाना है, दूसरा फॉर्मूला कौन सा होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे वर्क डन निकालने का, है ना, और वो क्या होता है P इंटू डी। पी कितना दिया है 100 किलो पास्कल और वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 0.2, तो आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 किलो जूल आएगी। अब देखो क्या हो रहा है, हीट दे रहे हो तो बलून बढ़ रहा है, हीट दे रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो जो वर्क डन आया है वो पॉजिटिव होगा। बस ये वैल्यू उनमें रख दो। देखो हीट कितनी दी है 50 किलो जूल पॉजिटिव में, ठीक है, डेल्टा यू आपको निकालना है, प्लस वर्क डन कितना दिया हुआ है 20। अब देखो 50 में से 20 जाएगा, आंसर कितना आएगा 30, और हमें मिल गया ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से। अब अगला क्वेश्चन आया है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए जब तक मैं बोर्ड साफ करता हूँ और आपको बढ़िया सा दिखा रहा हूँ। अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहे हों तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि कैसा लग रहा है। देखो लेवल क्वेश्चन का यही होगा, ऑल दो जल्दी करने के लिए आपको वर्चुअल कैलकुलेटर दिया है, लेकिन देखो कैलकुलेशंस में कितनी जल्दी कितनी ईजिली तरीके से कर रहा हूँ। क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है कि एक सिलेंडर है, वर्टिकल सिलेंडर पिस्टन है, डिवाइस है कंटेनिंग अ गैस हैज़ अ मास दिया है कि 60 किलो भैया मास है उसका, और उसने दिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है 0.04 मीटर स्क्वायर। ठीक है, मान लिया। द एंटायर सिस्टम इज प्लेस्ड इन अ वैक्यूम चेंबर, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इन अ टेम्परेचर ऑफ द गैस ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द सिलेंडर। ओह वाओ, देख रहे हो कितना इजीली तरीके से इन्होंने चीजें बता दिया और प्रेशर पूछ लिया है। प्रेशर के बारे में हमें क्या पता है, प्रेशर के बारे में क्या पता है हमें, याद करो प्रेशर के बारे में हमें क्या पता है। प्रेशर के बारे में हमें सिर्फ एक ही चीज पता है कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ये बात पता है ना, बिल्कुल बहुत अच्छे से पता है। अब देखो प्रेशर पूछा है, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन फोर्स के बारे में पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। मास कितना दिया हुआ है, मास दिया हुआ है 60 kg। देखो निकालने का फटाफट तरीका बता रहा हूं। जी, ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है जी दिया हुआ है, और जी की वैल्यू कितनी है 9.8 डिवाइडेड बाय एरिया कितना दिया हुआ है 0.04। चलो ये सारी चीज़ें मिल गई, अब इसे सॉल्व करना है। केजी हटाओ, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू देखो, यहाँ पे 0.20 के बाद है, ऐसा करो एक पॉइंट यहाँ से हटाओ और इसमें एक ज़ीरो लगाओ। अब ये क्या हो गया, ये बच गया 4, हमारे पास क्या आया 60 इंटू 980 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 4 1 जा 4, 15 4 जा 60 होता है,
देखो 15 लिखा हुआ है और यहाँ पे 980 लिखा हुआ है। अब आपको करना है क्वेश्चन को सॉल्व, तो आप किस तरीके से निकालोगे देखो दिखाते हैं। सबसे पहली चीज वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके आप 15 इंटू 980 निकाल सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। आपने कहा सर जी मुझे ये नहीं करना, आप कोई और तरीका बताओ। मैंने कहा ठीक है मेरे लाल, देख दूसरा तरीका देख, ये क्या लिखा है 980, मतलब वो 1000 के करीबन है। अगर 1000 के करीब है तो आपका आंसर 15,000 आना चाहिए, मानते हो? 15,000 आना चाहिए। 15,000 किस में आएगा? किलो पास्कल में। अगर इसमें वैल्यू किस में दी हुई है? बार में दी हुई है, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0.150 के करीबन आनी चाहिए बार में। ऑप्शन देख, ऑप्शन देख, ऑप्शन में तुम्हें 0.150 के करीबन दिख रहा है और मुझे एक ही ऑप्शन दिखा 0.150 के करीबन, और वो है ऑप्शन नंबर डी 0.147। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आपने वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके फटाफट निकाल लिया, लेकिन मैंने अपने कॉमन सेंस से ही बता दिया कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर जी अगला क्वेश्चन दिखाया जाए। अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी और ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे न्यूमेरिकल लेवल पे। न्यूमेरिकल लेवल पे इन्होंने पूछा है द मैक्सिमम एफिशिएंसी दैट अ हीट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन 327 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड कैन बी। देखो अब हीट इंजन की एफिशिएंसी की बात कर रहा है, हीट इंजन की एफिशिएंसी का हमने एक चीज देखी है, एक चीज नोटिस की थी, और वो हीट इंजन की एफिशिएंसी अपन ने फ्रेम से बाहर लिख दिया, कोई बात नहीं, फ्रेम के अंदर आ जाते हैं। हीट इंजन के बारे में बात कर रहा है और हीट इंजन की एफिशिएंसी। देखो हीट इंजन क्या है? रिवर्सिबल हीट इंजन, और उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? 1 - T2/T1। ये चीज़ अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में भी कई बार देखी है। तो बस क्या करना है आपको? T2/T1 रख देना है। तो क्या मैं 1 - 327/27 रख दूं? नहीं मेरे लाल, नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में आपको केल्विन में बदलना पड़ेगा, और केल्विन में बदलने के लिए 273 से ऐड करना पड़ेगा, दोनों को कर दो। बस ये गलतियां होती हैं, ये मत कर देना। अच्छा मैंने इधर लिख दिया, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। 273 से तो 1 माइनस क्या लिखा हुआ था? 327 + 273 अपॉन 27 + 273। अब देखो ये जो कैलकुलेशन है आप वर्चुअल कैलकुलेटर में कर सकते हो, लेकिन मेरा मन नहीं है, मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, मत करो। देखो 27 और 73 100 होता है, 3 2 5, मतलब ये 600 की बात कर रहा है। 1 माइनस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, माई मिस्टेक। T2/T1 था ना, तो T1 की वैल्यू तो 327 है, तो यहाँ पे क्या 27 और ये 327। हाँ अब सही है ना? अब देखो 273 में 27 जोड़ोगे तो आंसर क्या आएगा? 300 डिवाइडेड बाई 300, 200 500, 73 और 27 600। इसको काटोगे कितना आएगा? 1/2। अब एक से आधा निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? आधा, 1/2 आंसर। अब 1/2 आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर सी, आपका आंसर आ गया। इतनी इजी तरीके से निकालना था, बस यही करना था, इस तरीके से आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और अगले क्वेश्चन में हम आपको बताने वाले हैं बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसके मैं आपको बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। अ हीट इंजन इज सप्लाइड विथ 278 किलोवाट of heat at constant fixed temperature of 283 degree centigrade and the heat rejection takes place at 5 degree centigrade. The engine is reversible if the heat rejected is। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इसने क्या बोला है, इसने एक चीज बताई है, बोला ये हीट इंजन है और ये रिवर्सिबल है, ठीक है। इसने यहाँ पे बताया कि ये 5 डिग्री सेंटीग्रेड है ना, और वो क्या है 283 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की थोड़ी सी मदद लेनी पड़ेगी, ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन उसके बाद में कोशिश करूंगा कि कैलकुलेटर की मदद के बिना ही मैं बता दूं। अब हीट इज सप्लाइड, मतलब हीट को सप्लाई किया जा रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो हीट है Q हायर है। सप्लाई क्या करोगे? ज़्यादा ही सप्लाई करते हैं ना, और Q लोअर तो निकल जाती है। वो कितनी है? वो है 278 किलोवाट। 278 किलोवाट। अब बात क्या कर रहा है? अब बात कर रहा है द इंजन इज रिवर्सिबल, आपको QL बताना है। बहुत बढ़िया, ठीक है बता देते हैं। देखो अगर रिवर्सिबल है
तो एफिशिएंसी रिवर्सिबल की क्या होती है, 1 माइनस T2/T1 रख दो, 1 माइनस 283 प्लस 273, सॉरी फिर देखो मैं उल्टा लिख रहा हूँ, T2 हमारा क्या है 5 है ना, 5 अपॉन 283 प्लस 273। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको एफिशिएंसी मिलेगी, करके देखते हैं। 1 माइनस 278, इसे जोड़ोगे तो कितना आएगा, देखो 200 400 हो गया और 8 7 15, समझ रहे हो, मतलब 400 और 150 550, 550 और 3 3 6 556। इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्पीड में करना पड़ेगा। ओ भाई साहब बिल्कुल सही आया। देखो 278 का डबल करोगे तो आपको यही तो मिलेगा 556, तो ये 1/2 हो गया। तो आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1/2। ये आ गई आपकी एफिशिएंसी। अब देखो रिवर्सिबल है तो उसकी एफिशिएंसी एक तरीके से और निकालते हैं, और रिवर्सिबल की एफिशिएंसी कैसे निकलती है, एफिशिएंसी वर्क डन दैट इज क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू लोअर करके निकाल सकते हो। ठीक है, अब क्यू हायर इसमें कितना दिया हुआ है 278 माइनस क्यू लोअर अपॉन 278 इक्वल्स टू 0.5 आपकी एफिशिएंसी दी हुई है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कर दो। देखो ये इधर लेकर के जाओ इसको, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी 278 की आधी। अब 278 की आधी आप इधर लेके आओगे तो 278 को आधा ही कर रहे हो ना, फाइनली 278 को आधा कर रहे हो। देखो मैंने क्या किया, मैं इसको इधर लेके गया, 1/2 था तो ये वैल्यू आधी हो गई 278 की। अब QL इधर जाएगा और ये वैल्यू इधर आएगी, तो मतलब 278 के आधे से आधे को हटाओगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, और वो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी 278 की आधी फाइनली। तो मैंने पहले ही आधा कर दिया, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 9 ज़ा 18, 139 किलो जूल। ये लो, ये मेरा आंसर आ गया 139 किलो जूल, और ये क्या है ऑप्शन नंबर ए 139। बट मेरे लाल अगर इतना करोगे तो थक जाओगे, आपका टाइम वेस्ट होगा। इससे भी इजी एक तरीका बताता हूँ, ऐसे ही अभी अभी दिमाग चला तो बताया। ठीक है, अभी बताता हूँ। देखो जब भी कभी आपको इस तरीके की चीज़ें दिखाई दे ना, आपको कुछ नहीं करना है, एक रिलेशन होता है Q हायर अपॉन T हायर इक्वल्स टू Q लोअर अपॉन T लोअर। Q हायर 278 अपॉन 2 लोअर 283 प्लस 273 दैट इज 556 इक्वल्स टू Q लोअर निकालना है, और वो क्या है 278। यही चीज़ निकालनी है। देखो यहाँ पे 278 इधर ले जाओ और QL की तो वैल्यू निकालनी है, तो QL की वैल्यू क्या है 278 इंटू 278 डिवाइडेड बाई 556। अब 278 1 जा 278 2 जा, अब 278 को 2 से डिवाइड करोगे तो QL की वैल्यू क्या आ गई 139 किलो जूल। ये था आपका सॉल्यूशन। इस तरीके से निकालो, आपका खटाखट आंसर आएगा। देख रहे हो, सीधा सीधा इतने में ही निकाल दिया, ना ही एफिशिएंसी ना ही उसका फॉर्मूला, और इस तरीके से निकालो आ जाएगा। तो ये है आपका बढ़िया सा फॉर्मूला, इसको आप याद रखेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये है, अ रिवर्सिबल हीट इंजन वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट हैज़ अ एफिशिएंसी 20%. Okay, the magnitude of the transfer rate from source to sink in kilowatt would be. Very nice question. देखो ये सारे क्वेश्चंस आप कैलकुलेटर से कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बिना कैलकुलेटर के करके बता रहा हूँ। भैया मेरे पास कोई कैलकुलेटर नहीं है, हाथ मेरे खाली हैं, देख लो, उसके बाद भी कर रहा हूँ। और भाई साहब इससे कठिन क्वेश्चन नहीं आएगा। CBT 2 जूनियर इंजीनियर का एग्जाम दे रहे हो, गेट या इंजीनियरिंग सर्विसेज का नहीं, तो इससे टफ नहीं आएगा। ऑल दो आप प्रैक्टिस के लिए उसके क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सारी चीज़ें, लेकिन ये जो है ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही उठाए मैंने। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से अगर भरोसा नहीं हो तो आप क्वेश्चंस को डाल के देख लेना, आपको SSC JEE RRB JEE इन सब में मिलेंगे क्वेश्चंस, पक्का है, गारंटी है। और अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो आप मुझे क्वेश्चन बोल देना कि सर क्वेश्चन नंबर 6 कौन से ईयर में आया था, मैं आपको एग्जाम के साथ डेट भी बता दूंगा। ठीक है,
चलो अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ने बोला एक रिवर्सिबल हीट इंजन है वर्किंग एट द रेट ऑफ 100 किलोवाट। ठीक है, इसने बोला कि ये जो है इसमें इसने 100 किलोवाट इसने रेट पे दिया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इसकी जो एफिशिएंसी है वो 20% है, 0.2 लिख देते हैं, दैट इज 20% मान लिया। अब क्या कह रहा है, द मैग्नीट्यूड ऑफ हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सोर्स एंड टू द सिंक इज ओके। अच्छा, रेट की बात की है, सॉरी माय मिस्टेक, उसने क्यू हायर और क्यू लोअर दोनों पूछ लिया है एफिशिएंसी के साथ। ओके ऐसा किया है उसने। तो इसको निकालने का दोस्तों क्या तरीका होना चाहिए, आपके दिमाग में कुछ आ रहा है? देखो मेरे दिमाग में आया कि उसने ना जो वर्किंग रेट दिया है, वर्किंग एट द रेट है ना, तो वर्किंग एट द रेट क्या होगा, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर, और इसकी वैल्यू उसने 100 दी हुई है, समझ रहे हो? अगर उसने इसकी वैल्यू 100 दी है तो क्या मैं इससे कुछ वैल्यू निकाल सकता हूँ? अच्छा फ्रेम से चला गया, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर की वैल्यू उसने 100 दे दी है। अगर 100 दी है तो क्या मैं एफिशिएंसी ऐसे लिख सकता हूँ, क्यू हायर माइनस क्यू लोअर अपॉन क्यू हायर। अब क्यू हायर की वैल्यू जो उसने एफिशिएंसी दी है क्या दी है, 0.2 इक्वल्स टू क्यू हायर माइनस क्यू लोअर कितना दिया हुआ है, उसने दिया हुआ है 100 डिवाइडेड बाई क्यू एच, आपको निकालना है। क्यू एच को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 0.2, पॉइंट हटाओ, 0 बढ़ाओ, 2 से काटोगे कितना आएगा, 500। अब देखो क्यू एच अगर 500 है, क्यू एच कितना है 500, तो आपका क्यू एल कितना आएगा, क्यू एल अपने आप 400 आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों का एक डिफरेंस तो 100 था, याद करो ये लिखा है मैंने। तो आपका 500 और 400 आंसर होना चाहिए, और 500 400 आंसर आपका किसका है, ऑप्शन नंबर सी का। सो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है स्क्रीन पर, और वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एक हीट इंजन है, रिसीव कर रहा है 1000 किलो जूल की हीट, मतलब उसने 1000 यहाँ पे लिख दिया। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि प्रोड्यूस कर रहा है 600 किलो जूल का वर्क, उसने वर्क 600 किलो जूल का कर दिया। ठीक, तो आपको क्या बताना है, अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड, देख लो भैया, देख के बता सकता हूँ, 1000 था 600 चला गया, बचा क्या 400, ये लो। अब क्या पूछ रहा है, तो 400 वाला ऑप्शन हमारे पास ए और डी है। ठीक है, अब उसने क्या पूछा, एफिशिएंसी परसेंटेज। ठीक है, अभी एफिशिएंसी बचा देते हैं। एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है क्यू एच माइनस क्यू एल, दैट इज 600 अपॉन क्यू हायर, वही होता है ना, क्यू एच माइनस क्यू एल अपॉन क्यू हायर। तो क्यू एच माइनस क्यू एल 600 और क्यू हायर 1000, मतलब 0.6, दैट इज 60%। ऑप्शन नंबर डी, डी इज आपका करेक्ट आंसर। देखा, ज़्यादा ज़्यादा 30 सेकंड में मैंने आपको ये सॉल्यूशन बता दिया कि आपका सॉल्यूशन इस तरीके से आएगा। अब इसे करने के लिए आप और भी तरीके से कर सकते थे। इसको निकालने के लिए आपको क्यू हायर दिया था, क्यू लोअर दिया था, इनके हिसाब से आप पहले उसमें जाते और फिर टेम्परेचर से निकालते, वो थोड़ी चीज़ें अलग हो जाती। अच्छा हाँ, ये टेम्परेचर मत देखना, वो तो डायग्राम बना था तो इसलिए मैंने रख दिया था। ठीक है, टेम्परेचर के बेसिस में नहीं किया मैंने, हीट के बेसिस पे किया, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज 2560 किलोजूल पर केजी. What is the change in entropy associated with the evaporation? Very nice question. देखने में भाई साहब क्वेश्चन इतना कठिन लग रहा है ना कि भाई साहब उसने जो इवेपोरेशन दे दिया, लेटेंट हीट दे दिया, अब उसके बाद में किस तरीके से निकालूं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाई आया बता के जाएगा। देखो, एंट्रोपी एसोसिएटेड विद इवेपोरेशन, एंट्रोपी किसे बोलते हैं, एस को, और एस के आपको पता है ये जो एंट्रोपी है वो किसकी वजह से निकलती है। एंट्रोपी एक्चुअली में होती क्या है, कहाँ से आई है, वो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि वो क्या होती है, डेल्टा क्यू बाई टी, है ना। और ये रिवर्सिबल के लिए जो वैल्यू आप निकाल रहे थे, तो मतलब उसने हीट और टेम्परेचर के बेसिस में बोला है, तो आपको सिर्फ एंट्रोपी में ये पता है कि हीट और टेम्परेचर की बात की हो, हीट और टेम्परेचर उसने दे दिया, लेटेंट हीट दिया है, कौनो हीट दिया है, हमें कोई मतलब नहीं, वी डू नॉट केयर अबाउट व्हाट काइंड ऑफ हीट इट इज़। ठीक है, सीधा सीधा उसने क्या दिया, लेटेंट हीट ले लेते हैं। एस की वैल्यू कितनी दी है, लेटेंट हीट डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, लेटेंट हीट कितना है 2560 डिवाइडेड बाई टेम्परेचर कितना है 100। कभी भी धोखे से 100 लगा के मत आ जाना, गलत हो जाएगा। 273 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 373, यही आएगा। अब इसको सॉल्व करो,
आप लोगों में से बहुत सारे होंगे जो कैलकुलेटर लेकर के सॉल्व करने चले जाएंगे। मत कर यार, मत कर, सिर्फ सोच। ऑप्शन देख, 256, 256, 256 आंसर हो सकता है? नहीं हो सकता। बचा क्या? ऑप्शन नंबर डी। सॉल्व भी नहीं करना, सीधा डी लगाओ, आगे बढ़ जाओ, सीधा डी लगाओ, आगे बढ़ जाओ। अगर उसमें भी एक क्रॉस चेक करना तो देखो ये सारी चीजें भूल जाओ। 25 देखो और 3 देखो, 373 अप्रॉक्सीमेट, इसे मैं 4 बोल दूं, 4 के करीबन है। और 2560 से मैं 2500 बोल देता हूं। जब 4 से करोगे तो कितना आएगा? 6 चौके 24, मतलब 6 टाइम्स के करीबन है ये वैल्यू। इसके 6 टाइम्स के मतलब 6 टाइम्स आएगा 2560 को करोगे तो ऑल दो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी आने वाला है। तो देखो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए। अगर आपने ये सारी चीज़ें की हैं तो आपका आंसर बहुत इजीली आएगा, बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने आपको सॉल्यूशन करा है ये आपका मोटिवेशन के लिए था, या आपका मोरल बूस्ट करने के लिए था कि आप किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मेरे पास न्यूमेरिकल्स की पूरी सीरीज़ है, पूरी सीरीज़ है, और ये मैं आपको ज़रूर कराऊंगा और कई सारे क्वेश्चंस कराता रहूँगा। बस आप क्वेश्चंस करो, खूब सारी पढ़ाई करते रहो। अब देखो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं इनकी सीरीज चलेगी, लेकिन उसके पहले जो क्वेश्चंस हैं उनसे अपन ने क्या सीखा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, फिर आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पहली चीज़, सबसे पहले आपका क्या होता है? अप्रोच। अप्रोच कैसी होनी चाहिए? देखो जब भी मैं अप्रोच की बात करूंगा तो आपको सिर्फ एक ही चीज़ याद रखनी है कि क्या क्या गिवन है, ठीक है। दूसरी चीज, क्या पूछा है, क्या पूछा है, हिंदी में ही लिख देता हूं, क्या पूछा है, व्हाट टू बी आस्क्ड, है ना, और उसे कैसे निकालना है, हाउ टू सॉल्व। अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो। अब आपको ये पता है कि क्या पूछ लिया उसने, तो आप ये समझ लो क्वेश्चन का आधी चीज़ें आपने कर दी। हाउ टू सॉल्व में आपको 2 चीज़ें देखनी है। आपके पास हाउ मेनी फॉर्मूले हैं, कितने फॉर्मूले हैं जिससे आप निकाल सकते हो। देखो मैंने एक क्वेश्चन कराया था जिसे मैंने 2 फॉर्मूले से निकलवाया और दोनों से सेम आंसर है। तो हाउ मेनी फॉर्मूलाज आर देयर जिसकी मदद से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। उनमें से आपको ध्यान रखना है कौन सा शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में कोई ये नहीं पूछ रहा है कैसे निकालना है, एग्जाम में पूछ रहे हैं कि किस तरीके से निकालना है। तो कौन सा शॉर्टेस्ट वे होगा उस तरीके से जाओ और आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। दूसरी चीज़, कैलकुलेटर आपकी मदद के लिए है, कैलकुलेटर आपकी मदद के लिए है, ना कि आप ऐसा समझो कि मैं कैलकुलेटर के बिना चल ही नहीं पाऊंगा। वर्चुअल कैलकुलेटर के ऊपर मैं एक क्लास देने वाला हूं, उस पर मैं काफ़ी सारा वर्क कर रहा हूं, एक पीडीएफ भी बना रहा हूं ताकि आपके पास थ्योरी भी रहे और उससे आप सीखते भी रहो। मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगा किस तरीके से निकालना है, बट उसके पहले मैं आपकी कैलकुलेशन ट्रिक्स और आपकी अप्रोच भी बदलना चाहता हूँ जिससे आप न्यूमेरिकल को जल्दी सॉल्व कर पाओ। और आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा, क्या तगड़े लेवल के थे, लेकिन सॉल्व करने की अप्रोच कितनी ईजी थे यार, किस तरीके से चुटकियों में आंसर दिए। तो इसी तरीके से करते हुए जाएंगे और बहुत बढ़िया सा सेशन कंप्लीट करेंगे अपन न्यूमेरिकल का। तो न्यूमेरिकल के लिए भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आया हूं सब बता के जाऊंगा, सब अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। इवन आपको थर्मो इसलिए कराई क्योंकि उसके मैंने क्वेश्चंस पहले आपको करवाए हुए थे, क्वेश्चंस नहीं करवाए थे सॉरी, थ्योरी आपको पूरी लेक्चर्स की दी है, पूरा थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कराया है। तो अगर आप लोगों में से किसी ने थर्मोडायनेमिक्स नहीं देखा हो तो आप जाकर के देखना, मैंने एक एक चीज़ एक पॉइंट बताया कि क्या है थर्मल, ठीक है। तो उसमें आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो बस यही था आज के लिए, फिर अपन क्वेश्चंस की और भी सीरीज लाएंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस है, घबराओ मत, बस इसी अप्रोच पे वर्क करते रहो और आपका एक दिन बहुत अच्छा अप्रोच बन जाएगा कि आप क्वेश्चन देखोगे आपको समझ आ जाएगा मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है और बिना कैलकुलेटर के भी सॉल्व कर पाओगे। सो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को खत्म होने से पहले लाइक एक बार जरूर कर देना। कोई भी क्वेश्चन अच्छा लगा हो, कोई भी मेरी बात अच्छी लगी हो, एक बार लाइक करना, वो आपका मोटिवेशन मुझे बहुत मोटिवेट करता है, आपका एक लाइक भी मुझे बहुत मोटिवेट करता है। एंड आप मुझे मेल्स करते रहो अपने डाउट्स, मैं आपको बताता रहूँगा किस तरीके से उसे सॉल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में लिखते रहना, जैसा भी लग रहा हो, कोई सजेशन हो, कुछ भी आपको सजेस्ट करना हो, आप मुझे या तो मेल करो या कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सायोनारा।